Yes. So yesterday we have started our this new topic of unit money and banking. Topic was central bank and its functions. Okay. Central bank, its definition and its functions. So yesterday we have covered the definition. क्या होता है central bank? Central bank means the apex authority, means highest possible authority which deals with the which regulates, controls, operates, and directs the entire banking and monetary system in the country, in the economy. डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है. अब नाउ दीज फोर वर्ड्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज, A to Z activities, everything that means everything is being controlled by this RBI या central bank. We should speak the word central bank. उसके बाद वी स्टार्टेड एपेक्स मीन्स हाईएस्ट पॉसिबल. इसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन अवर कंट्री या इन एनी अदर कंट्री. देन वी स्टार्टेड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डन. फर्स्ट फंक्शन था दिस नोट इशूइंग फंक्शन या करेंसी इशूइंग फंक्शन. तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक इज द सिंगल अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी, मतलब एक ही अथॉरिटी है. नो अदर एंटिटी, इवन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इट कैन नॉट इशू द होल ऑफ द करेंसी. ठीक है, देयर इज सम लिमिट. 1 रुपी तक के नोट कॉइन्स कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट अदर देन दैट ₹2 ऑनवर्ड्स ऑल द करेंसी दैट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. सो दैट मीन्स, और 1 रुपी के कॉइन वो एक वेरी लिटिल पार्ट है, उसको हम बहुत बड़ा पार्ट नहीं कह सकते हैं. So that means there is, in a way, there is authority or control या monopoly of the central bank in the case of this note issuing. We have done in detail yesterday. Public का faith बना रहता है, belief बना रहता है, country के अंदर एक stabilization का structure बना रहता है with the help of central bank. ये हम लोग कर चुके हैं. Today we are going to start the second function, that is banker to the government. ठीक है, अब अगर ये चैप्टर सेकंड टर्म में आता है तो जहाँ पे 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, तो ये जो फंक्शंस हैं दे कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, 6 मार्क्स में नहीं आता है. फंक्शंस सेपरेटली कैन बी आस्क्ड. जैसे आपको आ सकता है एक्सप्लेन नोट इशूइंग फंक्शन या एक्सप्लेन दिस बैंकर टू गवर्नमेंट या कोई और आगे करेंगे, तो 3 या 4 मार्क्स में ये आ सकते हैं इन केस दिस लेसन कवर्स इज कवर्ड अंडर सेकेंड टर्म. ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट टर्म में आ गया फिर तो 1 मार्क का ही होगा, तो उस हिसाब से ही फिर आपने करना है. नाउ बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब है, प्लीज अंडरलाइन, जो सेंट्रल बैंक है इट becomes, yeah, it acts as a banker, agent and financial advisor to the central government. 3 words have been given. It acts as a banker, underline, second as an agent and third as a financial advisor. ठीक है, 3 काम करता है. तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों का मतलब क्या है. एज ए बैंकर क्या होते हैं? तो एज ए बैंकर का मीनिंग है कि जैसे वी पीपल, हम आम लोग अपना अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में जाके खुलवाते हैं. कमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या एक्सिस बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी आपके आसपास है, जो कमर्शियल बैंक्स में जैसे हम आम पब्लिक के लोग जाके वी गेट अवर अकाउंट ओपन देयर, अपनी वहाँ पे सेविंग करते हैं, अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स है बैंकिंग वो वहाँ पे करते हैं. तो सेम वे फिर क्वेश्चन कम्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे करती है ये सारा काम. सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो कोई बैंक चाहिए ना जहाँ पे वो अपना अकाउंट खुलवाए. तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स दैट बैंकिंग फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट. जैसे हम आम पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक्स हैं, तो ऐसे ही फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कौन सा बैंक है जो उसको हेल्प करता है बैंकिंग कामों, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, दैट इज दिस इज सेंट्रल बैंक आरबीआई. तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है. करंट अकाउंट का इसी बेटे 2 तरह के अकाउंट होते हैं. एक होता है सिंपल, वैसे तो कई तरह के होते हैं बट फॉर द टाइमिंग जो में रिक्वायर्ड है, एक होता है सिंपल सेविंग अकाउंट, जैसे हम सारे लोगों के बैंक में आम अकाउंट होता है, खाता होता है. ठीक है, तो उसमें जो होता है एक लिमिटेड नंबर तक हम एक दिन में जाके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. ये नहीं कि बार बार अभी गए विड्रॉ कर लिए, फिर दोबारा गए डिपॉजिट करवा लिए, फिर तीसरी टाइम चले गए, फिर निकाल लिए, फिर डिपॉजिट, मतलब सारा दिन यही काम करते रहे. तो ऐसा नहीं है कि सर्टेन लिमिट तक होता है कि हाँ ठीक है आप दिन में 2 या 4 बार अपना करवा सकते हो, एंट्री करवा सकते हैं, आप डिपॉजिट करवा सकते हैं या विड्रॉ करवा सकते हैं, मतलब एक लिमिट होती है. बट ऑन दी अदर साइड जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती. एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैन बी हेल्ड बाय द डिपॉजिटर. तो अब जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तो सारा दिन, वो तो 24 आवर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, 24 × 7 × 12 हमेशा के लिए होती है.
तो चाहे वो चेंज होती रहती है, बट अदरवाइज तो कंट्री के अंदर कोई ऐसा टाइम पीरियड तो नहीं होता कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है विद द सेंट्रल बैंक, विद द आरबीआई। तो मतलब जितनी बार चाहे वो अपनी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। फिर होता है कि जो भी गवर्नमेंट के लिए कोई रिसीट्स आती है, गवर्नमेंट को कोई पैसे मिलने होते हैं, कोई चेक आता है गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट ने किसी को पेमेंट करनी होती है, कुछ भी, तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन बाय द सेंट्रल बैंक। अब गवर्नमेंट का मतलब कोई फाइनेंस मिनिस्टर आप तो नहीं जाएगा, चलो जी मैंने चेक लगाना है तो मैं आपको पर्सनली जाऊँ या अपने ऑफिस से किसी को भेजूँ या विदड्रॉ करूँ, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर सारे जो काम है, बैंकिंग के काम है, दे आर परफॉर्म्ड, दे आर डन बाय द सेंट्रल बैंक। इसीलिए बोला गया बैंकर उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो सेंट्रल बैंक होता है। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को जब भी लोन्स चाहिए या कोई एडवांसेस चाहिए, मतलब किसी समय कोई जैसे बजट में कोई पैसे चाहिए या वैसे कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, किसी भी टाइम अगर गवर्नमेंट को कुछ चाहिए, लोन चाहिए, कोई एडवांस में मनी चाहिए, तो गवर्नमेंट कैन टेक हेल्प ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक उसको पे करता है, उसको प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी देता है। और वो ऐसे नहीं कि फ्री में फैसिलिटी देते हैं कि गवर्नमेंट को बोला कि मनी इज़ रिक्वायर्ड तो उसको फ्री में देंगे, फ्री में नहीं देते, उसके बदले में किसी चीज़ की सिक्योरिटी रखता है। आपने 10th में यू हैव ऑलरेडी रेड एक टर्म पढ़ी है, कोलेट्रल। सिक्योरिटी रखते हैं ना, किसी चीज़ को गिरवी रख के किसी से उधार लेना होता है, बोरो करना होता है, तो समथिंग इज केप्ट एज ए सिक्योरिटी, कुछ चीज़ को गिरवी रखते हैं। तो ऐसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट कीप्स इट्स ट्रेजरी बिल्स विद द सेंट्रल बैंक। ट्रेजरी बिल्स, टी आर, ट्रेजरी जिसको खजाना बोलते हैं ना, TREASURY, ट्रेजरी बिल्स रखती है। वो बिल का मतलब एक जैसे आप ऐसे बोल, जैसे सर्टिफिकेट होता है ना, तो जैसे सर्टिफिकेट है तो ऐसे उसके ऊपर लिखा होता है। तो उस ट्रेजरी बिल का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा होता है कि जितना इसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है कि उसकी गवर्नमेंट पेमेंट करेगी विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। उसके ऊपर टाइम भी लिखा होता है। जो भी हमारे कंट्री में चल रहे हैं, मतलब 3 तरह के ड्यूरेशन के ट्रेजरी बिल्स चल रहे हैं। एक है 91 डेज का, एक 182 डेज के लिए, एक 364 डेज के लिए। 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। रफली अगर आप इसको अंदाज़ा लगाओ तो 90 डेज का मतलब 3 महीने हो गए, ठीक है। 182 का मतलब रफली अगर देखें तो 6 मंथ्स हो गए, 6 इंटू 30, 180 के आसपास तकरीबन 6 मंथ्स, और 364 का मतलब तकरीबन 1 साल। तो 3 टाइप की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ चलते हैं, ट्रेजरी बिल चलते हैं। तो जैसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, सिचुएशन रिक्वायर्ड हो, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपने उन ट्रेजरी बिल्स को गिरवी रखती है, उसको सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेट्रल के तौर पे रखती है विद सेंट्रल बैंक, और बदले में फिर वो लोन रिसीव करती है, उसके बदले में ही लोन देता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, तो ये सारा जो काम है, ये सब ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो ये सारा काम करता है सेंट्रल बैंक, किसके लिए करता है? फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। नॉट ओनली इन इंडिया, सभी कंट्रीज में इसी तरह से होता है। जस्ट ए सेकेंड बेटे, just a second, some other student has joined, he is not in this class. Yes, so all these activities of providing banking facilities, they are conducted by the central bank for the central government। ये तो हो गया एज ए बैंकर। सेकेंड क्या लिखा हुआ है? एज एन एजेंट। एज एन एजेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कुछ काम करना। जैसे आपने कई बार ही सुना, जैसे मैंने कहीं जाना हो, ठीक है, तो मैं आप ना जाके मैं आप में से किसी को अपॉइंट कर दूं कि बेटे इन प्लेस ऑफ मी यू प्लीज़ गो देयर, और मैं आपको कुछ लिख के दे दूं कि हाँ मेरे बिहाफ के ऊपर ये पर्सन काम करेगा, ही और शी इज़ माई एजेंट, कि मेरे लिए ही काम कर रहा है, ठीक। और एजेंट का मतलब कि फिर एजेंट मीन्स कि बदले में आपको कुछ कमीशन भी दिया जाएगा, फ्री में तो नहीं कोई काम करेगा। तो सेम वे जो सेंट्रल बैंक है, ये गवर्नमेंट के लिए कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है एज एन एजेंट। विच सर्विस? एक मेन सर्विस है पब्लिक डेट को कलेक्ट करने की सर्विस। पब्लिक डेट होता है, आपको याद होगा लेसन हमने किया बजट वाला चैप्टर, तो उसमें एक हमने किया था कैपिटल रिसीट्स में कॉन्सेप्ट आया था बोरोइंग या पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मीन्स कि जब गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इट बोरोज फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। जैसे इंडियन गवर्नमेंट हम इंडियन लोगों से मनी को बोरो करे,
तो वो कहलाएगी पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट। अब वो जो मनी है तो रखना कहाँ पे है, कैश तो नहीं लेके घूमते हैं, वेयर टू कीप दैट मनी, तो वो मनी को कलेक्ट करने का काम, उसको बचा के रखने का काम, उसको सिक्योरिटी के साथ रखने का काम, अकाउंट में उसको मेंटेन करने का काम, ये सारा काम करता है सेंट्रल बैंक। तो एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक कलेक्ट्स द मनी विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है। थर्ड होता है एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का मीनिंग है कि जो गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है या जो प्राइम मिनिस्टर है या कोई बाकी के मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, कोई भी है, कोई वो सारे के सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, सबको इकोनॉमिक्स आती हो, सबको सारे सिस्टम के बारे में पता हो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में पता हो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सबको सब कुछ तो नहीं आता है। तो वेन एवर गवर्नमेंट फील्स द नीड, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के बाकी के जो ऑफिसर्स होते हैं जो भी है, तो वेन एवर दे फील द नीड कि भी हमें कुछ किसी से सलाह लेनी है, वी नीड द एडवाइस, मतलब पूछ के सोचना है या समझना है कि ये बात का क्या मीनिंग है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है। जैसे हम बीमार होते हैं तो वी टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, तो ऐसे ही अपनी मर्जी से तो नहीं मेडिसिन खा सकते, गलत भी खा लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, इन द सेम मैनर जो गवर्नमेंट होती है एट द टाइम ऑफ नीड, कि कोई पॉलिसी बनानी है, आगे कुछ काम करना है, तो जब भी उसको लगता है कि ज़रूरत है, तो देन इट टेक्स द हेल्प ऑफ द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर है, उनकी एडवाइस लेती है। या गवर्नर जो होता है सेंट्रल बैंक का, जिसको भी अपने ऑफिसर्स को भेजे कि भाई जाओ आप बताइए इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो मीन्स सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है टाइम टू टाइम। कब करता है? व्हेन गवर्नमेंट डिजायर्स सो। जबरदस्ती से सलाह नहीं देता है कि जब दिल किया सलाह देने चलेगी, ऐसा नहीं। व्हेन गवर्नमेंट डिमांड्स, गवर्नमेंट वांट्स कि हमें सेंट्रल बैंक से कोई गाइडेंस मिले, हमें कोई सलाह मिले, मानना नहीं मानना इज अ डिफरेंट थिंग, उसको 100% उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, दैट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। बट किसी बात को समझने के लिए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, वो सेंट्रल बैंक से एडवाइस ले सकते हैं। तो जब एडवाइस देता है तो फिर उस एट दैट टाइम इट इज़ वर्किंग एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो 3 तरह से ये काम करता है, ठीक है। चलिए, एनी हाउ, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब बैंकर्स बैंक का मीनिंग है कि नाउ इन अवर कंट्री देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक्स, है ना, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। एक तो सिंपल सी फैक्ट तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि कमर्शियल बैंक्स दे आर मेनी इन नंबर, बट सेंट्रल बैंक इज ऑलवेज वन इन नंबर। आरबीआई एक ही है, बट बैंक, कमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, दे कैन बी मैनी, है ना, बहुत सारी उनकी ब्रांचेज हो सकती हैं, बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। बट आरबीआई या सेंट्रल बैंक, दैट इज ओनली वन बैंक इन द सेंट्रल बैंक इन द कंट्री एंड इन एनी कंट्री। हर एक कंट्री में एक ही होता है, बाकी के बैंक, कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब इतने सारे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना, उसको चेक करना, काम को स्मूथली उसको रन करना, ये सारी चीज़ों को करने का जो काम है, फंक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक। दैट इज़ वाई वर्ड इज़ यूज्ड बैंकर्स बैंक। मतलब बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनके, वो आगे कहाँ पे जाएंगे, है ना। मान लो उनको भी, उनसे कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके भी ऊपर कोई हायर अथॉरिटी होगी। जैसे हम इसको आप ऐसे समझो, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, तो पूरे कंट्री में कितने सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट वो बहुत सारे स्कूल किसकी गाइडेंस में काम करते हैं? ऑल दो स्कूल्स वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीबीएसई बोर्ड, है ना, उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो बोर्ड तो एक ही है। इन द सेम मैनर बहुत सारे बैंक्स हैं, बट वो किसकी गाइडेंस में काम करते हैं, किसके सुपरविजन में काम करते हैं? दे वर्क अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक। दैट इज वाई द वर्ड इज यूज्ड बैंकर्स बैंक। बैंकों का भी ये आगे बैंक है, ठीक है। अब इसका रिलेशन क्या होता है कि जैसे वी ऑर्डिनरी पीपल, वी हैव रिलेशन विद अवर कमर्शियल बैंक, जैसे बिल्कुल सेम है जैसे पब्लिक का आम बैंक के साथ लेना देना होता है, रिलेशन होता है। हम कौन सा रिलेशन होता है? मीन्स हम डिपॉजिट करवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, जो भी हमारा रूटीन का काम होता है वो करते हैं। तो इन द सेम मैनर कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ रिलेशन विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक भी आगे अपने अकाउंट खुलवाते हैं, वो कहाँ पे खुलवाएंगे? वो सेंट्रल बैंक के पास खुलवा सकते हैं। वो भी अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? अपना सेंट्रल बैंक के पास कर सकते हैं। सेम ही रिलेशन है जैसा आम लोगों का, आम कोई आसपास हमारे कमर्शियल बैंक होता है, सेम टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब है कि क्या करता है, कोई 3 कैपेसिटीज में काम करता है सेंट्रल बैंक। यू कैन अंडरलाइन। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कस्टोडियन होता है कस्टडी में रखना,
ठीक है। जैसे आप आपके पास कोई प्रेशियस चीज़ है, कुछ मतलब कुछ भी एनीथिंग आप अपने हिसाब से आपका फ़ोन है, मान लो आप स्कूल में आए, यू हैव कम टू द स्कूल, मान लो अभी तो चलो कोई बात नहीं, बट अदरवाइज इन नॉर्मल रूटीन डेज फोन इज़ नॉट अलाउड। तो आपको क्या कहते हैं कि फ़ोन बेटे, इफ़ यू हैव ब्रॉट योर फोन, गिव इट इन द कस्टडी ऑफ द टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर या क्लास टीचर या रिसेप्शन पे। तो मान लो यू कीप योर फोन एट द रिसेप्शन, तो फिर वो क्या कहेंगे, रिसेप्शनिस्ट मैम इज़ द कस्टोडियन ऑफ योर फोन, मतलब उनके कस्टडी में है, उनकी सुरक्षा में है। आप जब छुट्टी होगी तो यू कैन गो एंड टेक योर फोन बैक, है ना। तो इसको बोलते हैं कस्टोडियन। तो ऐसे ही कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स का मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दे हैव टू कीप सम कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। उनको कुछ पैसे रखने होते हैं। क्यों रखने होते हैं और कितने रखने होते हैं, ये हम आगे टॉपिक आएगा तब डिटेल में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ वी हैव टू कीप इन माइंड कि सम कैश रिजर्व्स आर टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, रीज़न क्या है वो आगे आएगा, हम तब करेंगे डिटेल में। तो उस फिर कैश रिजर्व्स का फिर क्या हो जाता है, सेंट्रल बैंक इट बिकम्स द कस्टोडियन, उसकी सेफ्टी में, उसकी सिक्योरिटी में वो पैसे पड़े रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग होता है कि मान लीजिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, बैंक को में भी आगे कुछ ज़रूरत है उसको, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की है या उसको भी लोन चाहिए अपने बैंक को चलाने के लिए, मान लो ड्यू टू एनी रीज़न, मान लीजिए उसको कुछ मनी चाहिए, लोन चाहिए, एंड इट इज़ नॉट गेटिंग लोन फ्रॉम एनी अदर कमर्शियल बैंक, आसपास के किसी बैंक से नहीं मिल रहा है, किसी लोगों से नहीं मिल रहा है, मनी मार्केट में किसी से भी मान लो किसी कमर्शियल बैंक को लोन नहीं मिल रहा है, देन व्हाट कैन इट डू, तो देन इट कैन, इट्स लास्ट रिजॉर्ट इज, लास्ट रिजॉर्ट मतलब अल्टीमेट हेल्प, उसके बाद मतलब एक लास्ट जगह जहाँ पे ये जा सकता है, तो दैट लास्ट प्लेस इज रिजॉर्ट, मतलब लास्ट हेल्प, लास्ट असिस्टेंस इज ऑफ सेंट्रल बैंक। कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प ना मिले ड्यू टू एनी रीजन विच मे अराइज, तो कहीं से भी मदद ना मिले, तो देन अल्टीमेटली इट कैन गो टू सेंट्रल बैंक और वहाँ से सर्टेनली इट गेट्स द हेल्प। सेंट्रल बैंक कभी भी मना नहीं करता है या नहीं कर सकता है कि भी नहीं आपको ज़रूरत है और हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपका बैंक डूब रहा है तो हम आपको लोन नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेंट्रल बैंक ऑलवेज प्रोवाइड्स हेल्प टू द दिस नीडी कमर्शियल बैंक, जिसको भी ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई लेंडर मतलब उधार देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट मतलब उसके बाद और कोई नहीं। सेंट्रल बैंक अगर रिफ्यूज़ करता है तो कमर्शियल बैंक को फिर कहीं से लोन नहीं मिल सकता है, वो एक लास्ट जगह है। जैसे हम कहते हैं ना, सब जगह काम करके देख लिया फिर भगवान को प्रे करते हैं, तो भगवान क्या है, लास्ट रिजॉर्ट है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो सेम वे कमर्शियल बैंक्स इफ दे नीड हेल्प ड्यू टू एनी रीजन, तो देन सेंट्रल बैंक इज द लास्ट प्लेस वेयर दे कैन गो एंड दे आर ऑलवेज हेल्प्ड ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मीनिंग होता है, अब क्योंकि जो जितने भी हमारे कंट्री में कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, सभी जगह सभी कंट्रीज में सेम ही होता है, जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सबके जो अकाउंट होते हैं दे आर ओपन विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे स्टेट बैंक है, चाहे एक्सिस बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कितने सारे हैं आप बताइए, आपको जितने भी बैंक्स हैं इन सब के, ऑल दीज आर कमर्शियल बैंक्स, तो इन सब के जो अकाउंट हैं दे आर विद द सेंट्रल बैंक, अपनी हायर अथॉरिटी के पास। तो वहाँ पर इन सब बैंकों के जो आपस का लेन देन होता है, जैसे हम चेक काट देते हैं, कोई पंजाब एंड सिंध बैंक का चेक बुक का चेक है, कोई एक्सिस बैंक का चेक काट देता है, कोई जिसका भी जो भी जहाँ भी आपके अकाउंट है, अलग अलग बैंकों में हम चेक काट के देना है किसी को या डिपॉजिट करना है, वट एवर जो भी डील करना है तो वो कर देते हैं। तो फिर कमर्शियल बैंक्स कैसे उसको क्लियर करते हैं, एसबीआई के पास मान लो एक्सिस बैंक का चेक चला जाए तो फिर अल्टीमेटली उसको कैसे क्लियर करते हैं, तो वो क्लियर करने का जो काम होता है दैट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक, क्योंकि उसके पास सारे बैंक्स के अकाउंट हैं, तो उनकी आपस का जो भी लेन देन होता है, जिसने जो पे करना है, जिसने जो रिसीव करना है, जो भी उनकी आपस की ट्रांजेक्शंस हैं, उनको जो क्लियर करने का काम है, देना या लेना जो भी है, रिसीट एंड पेमेंट, तो वो अल्टीमेटली वो क्लियर कर देता है सेंट्रल बैंक। क्यों? क्योंकि उसके पास तो सबके खाते हैं, सबके अकाउंट हैं, तो किसी के अकाउंट से निकाल रहे हैं तो वहाँ से निकाल देते हैं, कि जिसके अकाउंट में डालना है उसके अकाउंट में डाल देते हैं। तो मतलब ये काम करने के लिए भी कोई चाहिए, तो वो कौन है, वो काम कौन करता है, वो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है। इस करके कहा जाता है क्लियरिंग हाउस। देन लास्ट है एज ए सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का मतलब होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, क्योंकि ये दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, तो ये सुपरवाइज भी करता है। जैसे आपका पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में,
तो यू पीपल आर सिटिंग ऑन द बेंचेस राइटिंग योर पेपर, तो एक टीचर होता है इन्विजिलेटर, वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब यू आर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर, है ना, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, ताकि आप स्मूथली अपना काम कर सको, आपको फैसिलिटी मिल सके, ठीक, कोई रकस क्रिएट ना हो, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो सेम वे जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, इट ऑल्सो परफॉर्म्स इन द सेम मैनर। अब कोई कमर्शियल बैंक्स कोई एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपैंड मतलब बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत क्राउड हो जाती है, बहुत रश होता है, बहुत चल रहा है वो बैंक, तो वो अपनी एक और ब्रांच खोलना चाहता है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। या कोई बैंक चल नहीं रहा, नंबर ऑफ कस्टमर्स इज लेस, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं ना, काम नहीं है, मतलब थोड़े कस्टमर्स हैं, ज़्यादा काम नहीं चल रहा है, वो अपने ब्रांच को किसी और ब्रांच के साथ मर्ज करना चाहता है, मिला देना चाहता है। जैसे कई बार कोई रेनी डे हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम आते हैं, 2-3 सेक्शंस हैं, तो तीनों सेक्शंस के बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह बिठा देते हैं, है ना, मर्ज कर देना। तो ऐसे ही अगर कोई बैंक की मर्जिंग है, कोई नहीं चल रहा है, मर्ज करना है, तो भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि चलो मैं इसके साथ, इस ब्रांच के साथ चला जाता हूँ, अब जब दिल किया, ऐसा नहीं। मर्ज करना है, एक्सपैंड करना है, न्यू ब्रांच खोलनी है, या कोई नई जगह, नया बैंक ने कोई अपना नई सिटी में किसी और जगह जहाँ पे उसकी पहले ब्रांच नहीं है, वहाँ पे अपनी ब्रांच को ओपन करना है, मतलब परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने का मतलब इंडस्ट्री खोलना नहीं, यहाँ लाइसेंस का मतलब कि भी जैसे मान लो गुराया में, मान लीजिए गुराया में पंजाब नेशनल बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, मान लो, वैसे तो होगी, मतलब आई एम आस्किंग ओनली सपोज कि नहीं है, तो फिर पंजाब नेशनल बैंक की जो अथॉरिटी है वो वहाँ पे अपना ब्रांच दे वांट टू ओपन, तो पहले उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से। तो कहने का मतलब कोई मर्ज करना हो, कोई एक्सपैंड करना हो, न्यू ब्रांच खोलनी हो, पुरानी ब्रांच को बड़ा करना हो, उसके साइज को, सब कुछ, एवरीथिंग दैट इज डन विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो क्योंकि हायर अथॉरिटी है तो उसकी परमिशन के साथ ही एवरीथिंग इज टू बी डन, दैट इज वाई इट इज नोन एज सुपरवाइजर ऑल्सो। तो फिर बैंकर्स बैंक में 2-3 काम हो गए। एक तो होता है ये लास्ट रिजॉर्ट है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एक उन्होंने बोला है कैश रिजर्व्स का कस्टोडियन है, एंड थर्ड वी हैव सेड सुपरवाइजर। ये सारे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क में आए फिर तो ठीक है, अपने उसी के अकॉर्डिंग ही करोगे। अगर 3-4 मार्क्स वाले टर्म्स में आ गया सेकेंड टर्म में, तो एनी फंक्शन कैन बी आस्क्ड, तो 3-4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स आर टू बी मेड, ठीक है जी। सो विद दिस अवर दिस पार्ट इज ओवर। नाउ प्लीज सी नेक्स्ट हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये वाले को इसके आगे यू प्लीज राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये वाला जो टॉपिक है, इट विल कवर अवर 2 चैप्टर्स। एक तो ये मनी वाले तो है ही है, बैंकिंग वाले में तो है ही है, बट अलॉन्ग विद दिस एक आगे हमने करना है, बाद में करेंगे, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये, तो उसमें भी ये सेम ही आएगा, ठीक। तो आपका ये जो टॉपिक चलेगा, ये हमारा 2 चैप्टर्स के काम में आने वाला है, ठीक है। तो यू प्लीज़ कीप योर पेंसिल रेडी, लेट मी हैव सम वाटर, फिर हम करते हैं। ओके, ये मैं पार्ट ऊपर लिखती हूँ, आप तब तक आप ये बनाइए, प्लीज राइट डाउन। फर्स्टली राइट दिस, मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक।
ये विद द सेम ही है, ये जहाँ लिखा है ना कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, और इसके साथ में लिखो और मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, तो पहले आई जस्ट टेल द मीनिंग, यू प्लीज राइट डाउन, दिस लाइन इज नॉट गिवन इन द बुक, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। प्लीज नोट, मॉनिटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। मॉनिटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी, इतना लिखिए, मॉनिटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी with the help of which, monetary policy is that policy with the help of which the central bank controls money supply, with the help of which central bank controls money supply, comma, availability of credit, controls money supply, comma, availability of credit and cost of credit, ब्रैकेट में यू कैन राइट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के साथ इसका मीनिंग होता है ब्रैकेट में इंटरेस्ट, INTEREST, interest. I repeat the line, monetary policy is that policy with the help of which central bank controls money supply, comma, availability of credit and cost of credit, that is interest. Okay? तो अब आप ध्यान से सुनिए क्या है मीनिंग इसका। दो पॉलिसीज होती है कंट्री के अंदर, वन पॉलिसी वी हैव ऑलरेडी डन, वन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, FISCAL। फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग जो गवर्नमेंट का बजट चैप्टर हमने किया, तो जो गवर्नमेंट बजट होता है द सेम इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स जो फिस्कल पॉलिसी है कौन उसको अंडरटेक करता है, हु वर्क्स ऑन दैट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट उसको करती है। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है दैट इज अडॉप्टेड या दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ये बेसिक थिंग यू शुड रिमेंबर, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, बनाता कौन है, फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल नहीं होता है। ठीक, अब सेंट्रल बैंक इस पॉलिसी में क्या करता है, कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, भी कंट्री के अंदर लोगों के पास, पब्लिक के पास हाउ मच मनी विल बी देयर इन सर्कुलेशन, पूरे कंट्री में कितना मनी, कितने नोट, कितनी करेंसी सर्कुलेशन में होगी, कितने लाखों करोड़ों रुपए सर्कुलेशन में होंगे, ये डिसाइड करने का काम RBI का है। RBI सेंट्रल बैंक का काम है, वो ये कंट्रोल करता है। ठीक, सेकेंडली क्या करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मीनिंग होता है उधार, बोरो, लोन लेना देना जो भी होता है, लोन को बोला जाता है क्रेडिट। ठीक है, यहाँ वो वाला क्रेडिट नहीं कि किसी चीज़ की जैसे बोलते हैं ना मैंने ये काम किया तो मैं इसका क्रेडिट लेता हूँ कि भी हाँ मेरी तारीफ हो, वो वाला क्रेडिट नहीं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में क्रेडिट का मतलब है उधार, लोन। तो जो लोन है वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, कैसे होगी, ये सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसीजन है दैट इज़ टू बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। फिर उस क्रेडिट का कॉस्ट क्या होगा, मीन्स वो क्रेडिट अगर कोई लोन लेता है तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन होगा। फ्री में तो लोन नहीं, एक तो याद रखना हमने, लोन कभी भी फ्री में नहीं मिलता है, उसके बदले में इन रिटर्न ऑफ लोन एवरी टाइम एवरीवन हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है, डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये सारे कामों को हैंडल करता है, मनी सप्लाई, क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। तो जिस पॉलिसी के अंडर ये सारा कुछ किया जाता है दैट पॉलिसी इज कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, अब इस पॉलिसी के यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ है, यू कैन राइट इन योर नोटबुक, ऐसे आपको फ्लो चार्ट यू कैन फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। प्लीज ड्रॉ दिस वे इन योर नोटबुक या बुक के ऊपर एज यू विश, ऐसे बना लीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। Two types of tools are there. One side पे you will write quantitative tools, on other side qualitative tools. ठीक है, एक है quantitative tools, other one is qualitative tools. Right बेटे? अब जो quantitative tools है इसके नीचे many 4-5 names are there. अभी थोड़ा ही टाइम है तो हम एक ही कवर कर पाएंगे, आप अभी एक ही लिख लो, rest we will write tomorrow.
फर्स्ट इज बैंक रेट, बैंक रेट. सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, और भी हैं 3-4 और नेम्स भी हैं, वो कल करेंगे क्योंकि अभी कवर नहीं हो पाएगा. वी विल राइट टुमारो. अभी हम ये स्टार्ट करते हैं बैंक रेट. ठीक है, पहले यहाँ से करते हैं. आपकी बुक में सारे पॉइंट्स और हेडिंग्स आर गिवन, बट वो मिक्स्ड वे में दिए हुए हैं, सेपरेशन करके नहीं बताया हुआ है. तो बट बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स क्वांटिटेटिव है, कौन से क्वांटिटेटिव है, ये याद होना चाहिए. इसलिए मैंने ये बना दिया चार्ट. तो आपने इस तरह से करना है. अब बैंक रेट क्या होता है, ये आपके बुक में नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ है, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है. बैंक रेट means that rate at which central bank provides, क्या लिखा है, provides या lends money to commercial banks to meet their long term needs. मतलब ये सीधे वर्ड्स में कि कमर्शियल बैंक्स को अपना लॉन्ग टर्म के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए इफ़ दे टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री में नहीं देता, क्या करता है, बदले में लोन दे देता है, बट इन रिटर्न ऑफ दैट लोन साथ में क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. एम आई क्लियर? That means bank rate means that rate which is charged by the central bank when it lends money. Lend money का मतलब उधार देता है, provide loan, lend money. When it lends money to the commercial banks to meet their long term requirements or needs. लंबे टाइम के लिए चाहिए, उधार चाहिए, तो पैसे अगर वो लेते हैं सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक साथ में इंटरेस्ट चार्ज करता है. दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंक रेट. ठीक. अच्छा, अब जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो क्या होता है, इससे कमर्शियल बैंक्स अफेक्ट होते हैं. अब आपको ये सीधा सा लॉजिक है, अगर सेंट्रल बैंक चार्जेस हाई इंटरेस्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ठीक, तो फिर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के तौर पे. अच्छा, जब ज़्यादा देने पड़ेंगे तो उसके लिए वो लोन क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एन एक्सपेंसिव लोन, महंगा लोन हो जाएगा. उसको मतलब थोड़ा सा अखरेगा कि हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, महंगा लगेगा, डियर लोन लगेगा या एक्सपेंसिव लोन लगेगा. तो फिर क्या होता है, ले तो वो लेते हैं, तो उसके बाद अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास व्हेन ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग, आम पब्लिक जाती है लोन लेने के लिए, तो कमर्शियल बैंक्स भी आम लोगों से फिर ज़्यादा ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से. आप या मैं, हम आम पब्लिक है, हमें लोन लेना हो तो हम जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक ने लोन लेना हो तो ये जाएगा सेंट्रल बैंक के पास. तो अब अगर कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है फ्रॉम सेंट्रल बैंक एट ए हाई इंटरेस्ट रेट, तो उसको वो लोन बड़ा महंगा मिलेगा. अब आ जाते हैं आम लोगों के पास. अब आम लोगों ने तो जाना है कमर्शियल बैंकों के पास ही, तो जब फिर आम जनता जाती है तो कमर्शियल बैंक उनसे भी ज़्यादा ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने आप भी हाई इंटरेस्ट पे ही लोन लिया हुआ है, तो फ्री में तो काम करते नहीं. आपको पता ही है कि कमर्शियल बैंक का मतलब ही है प्रॉफिट अर्न करने वाला बैंक, जिसका पर्पज़ ही ये होता है. बीच में कहीं आप इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर ये डेफिनेशन यू कैन रीड. कमर्शियल बैंक का मतलब होता है दैट बैंक विच परफॉर्म्स 2 फंक्शंस. एक तो लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है एंड सेकेंडली प्रोवाइड्स लोन्स टू द पीपल. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दोनों काम करे उसको क्या किया जाता है, बैंक. ठीक है, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल का मतलब अब जो डिपॉजिट करवाते हैं लोग, उसके ऊपर कमर्शियल बैंक जो होता है वो कम इंटरेस्ट देता है, पर जब वही लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो बैंक होता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो द डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटरेस्ट रेट्स, मैंने डिपॉजिट करवाए, मुझे मान लो 3% इंटरेस्ट मिला, 100 के पीछे 3 रुपये, बट मैं लोन लेने चाहूँ तो मुझे 8% के ऊपर लोन मिलेगा. मतलब 100 रुपये के लोन के पीछे मुझे 8 रुपये इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे. तो प्रॉफिट कितना हो गया बैंक का, 5 रुपीज़ का, 8 - 3. तो वो जो 5 रुपये हैं, दे आर नोन एज द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक. तो सिंस जो दोज बैंक्स हैं दे वर्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट, तो इसी करके उनको कमर्शियल वर्क का मतलब ही कॉमर्स, कॉमर्स वर्ड से बना है. कॉमर्स का मतलब प्रॉफिट कमाने के पर्पज से काम करना, अपना फ़ायदा देखना. तो कमर्शियल बैंक्स इस एंगल से काम करते हैं. तो वो भी जब आम जनता जाती है तो दे ऑल्सो चार्ज हाई प्राइस. हाई प्राइस मतलब हाई इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज करते हैं. ठीक है, रेस्ट वी डू टुमारो बिकॉज मीटिंग इज गोइंग टू बी ओवर एनी टाइम.
सो थैंक यू ऑल। आज आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपने सारे फंक्शंस को रीड करना है, ट्राई टू लर्न ऑल्सो, ठीक है। टुमारो वी विल डू दिस अगेन। अभी हाफ पार्ट हुआ है ये बैंक रेट का, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कम्प्लीटली टुमारो, ठीक है जी। थैंक यू ऑल बेटे।